तवारीखें गुमान पैदा करती हैं, तवारीखें शर्मिंदा भी करती हैं। इतिहास से आंखें चुराने की हर कोशिश कायरता है। किसने कहा कि रीवा शहर बघेल राजवंश ने बसाया था? कौन कहता है कि रीवा कभी गुलाम नहीं हुआ? अतीत की पगडंडियों पर चहलकदमी करते हुए रीवा आज वहां पहुंच गया जहां हर गांव, हर कस्बे को एक दिन पहुंचना है। विंध्य की जिस हरी भरी जमीन पर रीवा ने बसना शुरू किया था, आज वहां कंक्रीट के जंगल हैं। शायद सीमेंट के जंगल को ही शहर कहते हैं, इसलिए रीवा अब शहर कहलाता है। समय के साथ रीवा की सूरत बदलती रही, सीरत बदलती रही, लेकिन अफवाहों का बाजार यहां हमेशा गर्म रहा। जाहिर है, जिस शहर की तारीखें भारत के गौरवशाली इतिहास से सीधे वास्ता रखती हूं, वहां की आबो हवा में अफवाहों का तैरना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप रीवा के रिहायशी हैं, तो आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जिन्हें सुनकर आप खुद हैरान होंगे। मसलन, रीवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ और रीवा शहर बघेल राजाओं ने बसाया था। इन जैसे कई किस्से जन चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन असल में ये अफवाहें हैं। जी हां, ये अफवाहें हैं और ये उन्हीं खंडहरों से निकली हैं जिनके मालिकानों ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने की पुरजोर कोशिशें की। इस वीडियो में हम इन्हीं अफवाहों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपके इतिहास पर गर्व करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रीवा तो दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी का इलाका था। 1542 में शेर शाह के बेटे जलाल शाह ने बीहर बिछिया नदियों के संगम पर रीवा किले का निर्माण कराया, जिसे पूरा होने में लगभग 16 महीने लगे। सोचिए, जिस जगह पर हिंदुस्तान के शहंशाह का बेटा मौजूद हो, उस जगह का क्या महत्व रहा होगा। जलाल शाह के समय रीवा आकार ले चुका था। उपरहटी, तरहटी, घोघर, बिछिया जैसे मोहल्ले बस चुके थे। गुड़ की मंडी के रूप में रीवा का गुड़हाई बाजार भी अस्तित्व में था। जलाल के प्रभाव से बड़ी संख्या में मुस्लिम रीवा में आकर बसे थे। शाह के पहले रीवा गोंड जनजाति का विचरण स्थल था, जो छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। असल में गोंडों की कुल देवी रीवा के कारण इस इलाके को आज रीवा के नाम से जाना जाता है। किले की बनावट में अफगानी वास्तुकला साफ दिखाई देती है। आप किले की मेहराबों पर गौर कीजिए। पंद्रह 1545 में शेर शाह कालिंजर पर चढ़ाई करते समय मारा गया। पिता की मौत की खबर सुनते ही जलाल शाह अपने नजदीकी रिश्तेदारों को किलेदार बनाकर कालिंजर की ओर कूच कर गया। रीवा का किला अगले 10 साल तक किलेदारों के भरोसे सुरक्षित रहा, लेकिन उसके बाद
सूरी वंश का सूर्य अस्त हो गया और दिल्ली की गद्दी पर दोबारा फिर मुगलों ने कब्जा जमा लिया। तो रीवा शेर शाह के बेटे जलाल शाह उर्फ इस्लाम शाह सूरी ने बसाया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि रीवा को बसाने का दावा करने वाले बघेल उस समय कहां थे? असल में बघेल ज्यादा दूर नहीं थे। 12वीं शताब्दी के मध्य में गुजरात से सोलंकियों पर जबरदस्त इस्लामी आक्रमण हुए, जिससे सोलंकियों की एक शाखा ने चित्रकूट से 18 मील दूर मड़फा में शरण ली। मड़फा के किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं। वहीं बसा बघेलवाड़ी गांव आज भी बघेलों की बस्ती है। प्रथम बघेल राजा व्याघ्रदेव ने अपने पुत्र कर्णदेव का विवाह कलचुरी राजकुमारी से किया था, जिसमें बांधवगढ़ का किला उन्हें दहेज में मिला। और बांधवगढ़ तब तक बघेलों की राजधानी रहा जब तक अकबर ने बांधवगढ़ के किले को ध्वस्त नहीं कर दिया। तो इस तरह बघेल बांधवगढ़ और मड़फा में काबिज थे, लेकिन 16वीं शताब्दी के मध्य तक रीवा में प्रवेश नहीं कर पाए। बघेलों को रीवा में प्रवेश करने का मौका मिला अकबर के शासन में, जब बघेल राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर से संधि की। इस संधि के तहत रीवा अकबर का मनसब बनाया गया और बघेल राजा विक्रमादित्य सिंह ने राजधानी को रीवा स्थानांतरित कर दिया। रीवा को 500 का मनसब और 24 जात तय किए गए। मतलब मुगल दरबार में रीवा राज्य की हैसियत 9 के बराबर थी। दरबार में रीवा राजा 17वीं पंक्ति में खड़े होते थे। सोचिए, तानसेन जैसे गायक के बदले में अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र सिंह को एक बड़ी सी तोप उपहार में दी थी, जो कभी काम नहीं आई। वह आज भी रीवा के किले में नुमाइश के लिए रखी है। शायद रीवा के राजा को तानसेन की कीमत का अंदाजा नहीं था। तानसेन के बदले तो दिल्ली की गद्दी भी सस्ती थी। तो रीवा राज ने पहली गुलामी मुगलों की स्वीकार कर ली थी और यह गुलामी जहांगीर के शासन काल तक अनवरत चलती रही। आप बघेल राजा वीरभद्र की मुहर देखकर हैरान हो जाएंगे। एक मुहर में वीरभद्र अकबर के गुलाम, जबकि दूसरी में वीरभद्र सलीम के गुलाम अंकित है। मुगलों के पतन के बाद जब मराठों ने उत्तर भारत में राज्य कायम किया, तो चित्रकूट, बांदा, अमरकंटक, शहडोल और नर्मदा का बड़ा क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया। मराठों के बढ़ते प्रभाव से रीवा राज्य बच नहीं सका और बघेलों को मराठों के सामने झुकना पड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रीवा के राजा मराठों को 12 लाख रुपए सालाना चौथ के रूप में देते थे। समय पर चौथ न देने के कारण 1796 में नैकाहाई का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा नायक यशवंत राव को छल से मारा गया। इस युद्ध के बारे में भी कई अफवाहें हैं, लेकिन नैकाहाई युद्ध की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मराठों के बाद आए अंग्रेज और वे मराठों से 2 कदम आगे निकले। उन्होंने रीवा राज के लिए 18 लाख की सालाना लगान तय कर दी। तब रीवा की गद्दी पर राजा जय सिंह देव बैठते थे। भारी भरकम लगान से रीवा राज घराने की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और 1812 तक रीवा पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम हो गया। 1857 की क्रांति के पहले रीवा राज दिवालिया हो चुका था। अंग्रेजों का साथ देने के अलावा
रीवा राज्य के पास कोई चारा नहीं था। क्रांति के समय रीवा के तत्कालीन नरेश रघुराज सिंह ने मंडला और जबलपुर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो रहे विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की बड़ी मदद की, जिसके बाद रीवा राज्य के अच्छे दिन लौट आए। वफादारी से खुश होकर अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल सुहागपुर और अमरकंटक परगना रीवा को दे दिया, बल्कि रीवा राजा को महाराजा की उपाधि भी प्रदान की गई। धीरे धीरे रीवा समृद्ध होने लगा। महाराजा रघुराज सिंह के बाद महाराजा वेंकट रमन सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा मार्तंड सिंह ने रीवा के लिए जो कुछ किया वह भुलाया नहीं जा सकता। तो अफवाहों पर मत जाइए। रीवा ने कभी दिल्ली सल्तनत में हिस्सेदारी की तो कभी गुलामी भी झेली, कभी मुफलिसी तो कभी खुशहाली भी देखी। रीवा के अतीत को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।